नाजरीन, आप देख रहे हैं तहरीक के चौराहे चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। 1974 में लाहौर की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के शोबे इस्लामियात में बतौर प्रोफेसर पढ़ाने वाले हाफिज सईद अपनी बढ़ती ज़िंदगी के साथ साथ कैसे एक ख़तरनाक जिहादी या फिर दहशतगर्द बन गए। क्या 2008 में होने वाले मुंबई हमलों में हाफिज सईद का हाथ था? अमेरिका ने हाफिज सईद के सर की कीमत क्यों रखी? 2011 में होने वाले एबटाबाद ऑपरेशन से कबल अमेरिका ने 2010 में इसी तर्ज का एक ऑपरेशन मुरीद के में करने की इजाज़त क्यों मांगी थी? मुरीद के में ऐसा क्या था? इसके साथ साथ हाफिज सईद और उनकी तंजीम पर फंडिंग कौन करता है? यही है हमारी आज की कहानी। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी का आगाज करते हैं। हाफिज सईद दहशतगर्दी और तखरीबकारी के लिए क्या हाफिज सईद के आबाओ अजदाद तकसीम हिंद के वक्त भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आए और सरगोदा की तहसील सिलावाली के एक गांव में रिहाइश पजीर हुए। हाफिज सईद ने इब्तदाई तालीम के बाद एम.ए. अरबी और एम.ए. इस्लामियात की तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1974 में हाफिज सईद ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के शोबे इस्लामियात में बतौर लेक्चरर पढ़ाना शुरू किया। 1978 में हाफिज सईद ने सऊदी अरेबिया की किंग सऊद यूनिवर्सिटी से अरबी और इस्लामियात में हायर स्टडीज़ मुकम्मल की। इसी दौरानिया में हाफिज सईद की मुलाकात सऊदी अरेबिया के उन उलमा से हुई जिन्होंने बाद-अज़ां अफ़गान जिहाद में अहम किरदार अदा किया। नाजरीन, हाफिज सईद की ज़िंदगी में पहला टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब अफ़गान जिहाद के दौरान 1986 में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोफेसर साहबान ने मिलकर एक तंजीम मरकज़ अल दावत वल इरशाद के नाम से कायम की। पाकिस्तान में बढ़ते एक्सट्रीमिज़म और जिहादी तंजीमों के हवाले से लिखने वाले एक मोतबर लिखारी मोहम्मद आमिर राना अपनी किताब जिहाद कश्मीर व अफ़गानिस्तान में लिखते हैं कि 1986 में मरकज़ अल दावत वल इरशाद के नाम से तंजीम बनाने वाले प्रोफेसर साहबान में प्रोफेसर हाफिज सईद, प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल, हाफिज अब्दुर्रहमान मक्की, हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद, शेख जमीलुद्दीन और मुफ्ती अब्दुर्रहमान रमानी शामिल थे। इस तंजीम को कायम करने के पीछे सऊदी अरब से इमदाद मिलने का वादा था जो 1985 में मदीना यूनिवर्सिटी के कुछ असातिज़ा ने किया था। चूँकि उस वक्त अफ़गान जंग की वजह से हर तरफ जिहाद का शोर था, इसलिए इस तंजीम ने भी बहुत जल्द अपना अस्करी विंग बनाया जिसका नाम लश्कर तैयबा रखा। इस अस्करी विंग ने नौजवानों को लड़ने की ट्रेनिंग दी और उन्हें अफ़गान जंग में लड़ने के लिए भिजवा दिया। बकौल मोहम्मद आमिर राना साहब, जिहादी कैंप बन जाने के बाद लश्कर तैयबा को ISI, अमेरिका और सऊदी अरब से इमदाद मिलना शुरू हो गई। जैसे जैसे अफ़गान जंग अपने ख़ात्मे की तरफ बढ़ी तो वैसे ही लश्कर तैयबा ने अपना अगला मस्कन कश्मीर को बनाना शुरू कर दिया। 1989 में हाफिज सईद और उनकी तंजीम लश्कर तैयबा कश्मीर मुंतकिल होने के बाद वहाँ जिहाद के नाम पर क्या कार्रवाई कर रही थी, इस हवाले से मारूफ सहाफ़ी और दानिश्वर मुजाहिद हुसैन अपनी किताब पंजाबी तालिबान में लिखते हैं, लश्कर तैयबा पर एक इल्ज़ाम फ़िरका वारियत फैलाने का भी है कि ये मकबूजा कश्मीर में जिहाद से ज़्यादा वहाँ की मकामी आबादी के अकीदे की दुरुस्तगी पर तवज्जो देते हैं और उनकी मसाजिद पर कब्ज़ा करके अपने मसलक की तबलीग करते हैं। 90 की दहाई तक पूरा पाकिस्तान हाफिज सईद के नाम से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका था, मगर नई सदी के बिल्कुल आगाज़ में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से हाफिज सईद का नाम पूरी दुनिया में पुकारा जाने लगा। 17 दिसंबर 2001 को भारतीय पार्लियामेंट पर हमला होता है। इस हमले का सीधा सीधा इल्ज़ाम हाफिज सईद और उनकी तंजीम पर लगता है। अमेरिका पाकिस्तानी हुकूमत पर प्रेशर डालता है कि हाफिज सईद की तंजीम पर पाबंदी आयद करके उनको गिरफ्तार किया जाए।
परवेज मुशर्रफ हुकूमत बिल्कुल यही करती है, मगर वो ये करने से कबल हाफिज सईद पर एक मेहरबानी करते हैं कि इस प्लान को वो पहले ही हाफिज सईद से शेयर कर देते हैं। यूं 13 जनवरी 2002 को हाफिज सईद की तंजीम पर पाबंदी लगती है, मगर वो इस प्लान से पहले ही आगाह थे और पूरी तैयारी भी कर चुके थे। इसलिए उन्होंने 24 दिसंबर 2001 को ही अपनी जमात का नाम तब्दील करके जमातुल दावा रख दिया था और इसके साथ साथ लश्कर तैयबा की कार्रवाइयों को सिर्फ कश्मीर तक महदूद करने का ऐलान भी कर चुके थे। 5 फरवरी 2007 को लाहौर की अल कादसिया मस्जिद में खताब करते हुए हाफिज सईद ने कहा, जिहाद कश्मीर उस वक्त ख़त्म होगा जब भारत में तमाम हिंदुओं को तबाह कर दिया जाएगा। इस तकरीर के कुछ ही अरसा बाद 7 जुलाई 2008 को काबुल में वाक़या भारतीय सफारत खाने पर खुदकश हमला होता है। इस हमले में 40 लोग मारे जाते हैं। इस हमले की तहकीकाती रिपोर्ट में यह साबित होता है कि 22 साला खुदकश हमला आवर हमजा शकूर था और इसे हाफिज सईद की तंजीम के गुजरावाला विंग ने ट्रेनिंग दी थी। इस वाक़या के तकरीबन 5 माह बाद हाफिज सईद का नाम इंटरनेशनल मीडिया की ज़बान पर एक मरतबा फिर उस वक्त आता है जब 26 नवंबर 2008 को मुंबई अटैक्स होते हैं। इस हमले में 175 लोग मारे जाते हैं। इस वाक़या के रद्द अमल में अक़वाम मुत्तहिदा ने 10 दिसंबर 2008 को हाफिज सईद की तंजीम जमात दावा को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद कर दी। मगर हैरान कुन बात यह थी कि आलमी पाबंदियों के बावजूद भी हाफिज सईद और उनकी तंजीम पाकिस्तान में खुलेआम काम कर रही थी। नाजरीन, ये बात भी ज़रूर हैरान कुन होगी कि 2011 के एबटाबाद ऑपरेशन से कबल 2010 में अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान में मुरीदके में एक ऑपरेशन करने की इजाज़त ली थी। मुरीदके में ऐसा क्या था कि अमेरिका वहाँ ऑपरेशन करना चाहता था। लाहौर से सिर्फ 30 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़या मुरीदके में दरअसल हाफिज सईद की तंजीम का मरकज़ है। ये मरकज़ तकरीबन 200 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। इसे 1994 में तामीर किया गया था। ज़ैगम खान की किताब रिलीजियस मिलिटेंसी एंड सेक्टेरियन वायलेंस इन पाकिस्तान के मुताबिक हाफिज सईद की तंजीम के इस मरकज़ के इलाके में गारमेंट्स, लोहे और लकड़ी के काम के लिए बड़े कारखाने हैं, एक जामिया मस्जिद है, एक बड़ा तालाब, एक यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ एक घोड़ों का अस्तबल भी तामीर किया गया है। मगर इन तमाम बातों से भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह थी कि ये वही मरकज़ था जिसमें जिहाद अफ़गानिस्तान और बाद-अज़ां कश्मीर में जिहाद के लिए नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। हैरान कुन बात तो ये है कि लाहौर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर यह सारा अमल हो रहा था। तो अब भी ये कैसे कहा जा सकता है कि हाफिज सईद को रियासती हमायत हासिल नहीं रही है। इन बातों के साथ साथ हाफिज सईद और उनकी तंजीम के मुतल्लिक एक बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है कि इन सब कामों के लिए हाफिज सईद को फंडिंग कौन करता है। हाफिज सईद की तंजीम के सिर्फ अस्करी विंग का खर्चा करोड़ों में है। इनके अलावा हाफिज सईद की तंजीम का लाहौर के इलाके चुबरजी में जो मरकज़ तामीर हुआ उसकी सिर्फ ज़मीन की मालियत 6 करोड़ थी। इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि एक अरसा तक हाफिज सईद और उनकी तंजीमों को पाकिस्तान के रियासती इदारे और सऊदी अरब फंड फराहम करता रहा। उसके बाद हाफिज सईद बैरूनी फंडिंग के लिए खिलजी ममालिक पर इन्हसार करते हैं। इस राज से पर्दा उस वक्त उठा जब 2008 के मुंबई हमलों के बाद एक गैर मुल्की शहरी को गिरफ्तार किया गया जिसने हाफिज सईद और उनकी तंजीम को भारी फंडिंग की थी। 2012 में अमेरिका ने जिस हाफिज सईद के सर की कीमत $10 मिलियन मुकर्रर की, उस हाफिज सईद को जुलाई 2019 के पहले हफ्ते में पाकिस्तानी हुकूमत ने लाहौर से गुजरावाला जाते हुए गिरफ्तार किया। हाफिज सईद को जिन मुकदमात और जिन इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया, ये मुकदमात ना तो नए थे और ना ही इल्ज़ामात उन पर ये पहली बार लग रहे थे।
آخر ریاست پاکستان کو تقریباً 34 سال کی کارروائیوں کے بعد اچانک یہ خیال کیسے آیا کہ حافظ سعید دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں اور ان پر ایک کالعدم جماعت کے لیے فنڈ جمع کرنے کے ساتھ ساتھ کئی دہشت گردی کے مقدمات بھی درج ہیں۔ اب کی بار بھی پاکستانی حکام تو حافظ سعید کو گرفتار کرنے میں انٹرسٹڈ نہ تھے۔ یہ سب کچھ انٹرنیشنل پریشر اور FATF کے اس اجلاس کے بعد ہوا جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا کہ صرف داعش اور طالبان ہی نہیں بلکہ یہ جماعتیں بھی دہشت گردی پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ حافظ سعید کی گرفتاری کے بعد ان کا کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلا، جہاں انہیں کالعدم تنظیم کے لیے فنڈ جمع کرنے اور 2 ایسے ہی اور مقدمات میں مجموعی طور پر 10.5 سال کی سزا سنائی گئی۔ حافظ سعید اب بھی کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں۔ یہ تھی حافظ سعید کی اب تک کی کہانی۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔